हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग का यूनिट सेकेंड। ठीक है, इसके पहले मैं यूनिट फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क फर्स्ट, ठीक है, इसको कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया हूँ एक ही सिंगल वीडियो में सभी टॉपिक को। ठीक, तो इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा न्यूरल नेटवर्क टू यूनिट टू। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपका बीटेक थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो है सब्जेक्ट है, एक एटिव सिलेबस। ठीक है तो चलिए, आपके यूनिट फर्स्ट भी न्यूरल नेटवर्क वन है और न्यूरल नेटवर्क यूनिट सेकंड न्यूरल नेटवर्क टू, यानी आपका जो है न्यूरल नेटवर्क यानी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, ये दोनों यूनिट जो है आपके सेम ही हैं मान के चलिए। बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा डिफरेंस हैं बट जो यूनिट सेकंड में टॉपिक हैं ये अधिकतर यूनिट फर्स्ट से मिलते जुलते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं न्यूरल नेटवर्क सेकंड में यूनिट टू में कि जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका जो है यूनिट थर्ड और फोर्थ है फजी लॉजिक वन एंड फजी लॉजिक टू। इसमें भी जो है सेम ही टॉपिक दोनों में है बट कुछ एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक है फोर्थ में। ठीक है, तो उसको भी इसी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगा, यानी कि वन शॉट में जो है सभी यूनिट को मैं कवर कर दूंगा, यानी एक वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाएगा। तो इसके पहले मैं जो है यूनिट फर्स्ट को डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और इसी तरह जो है मैं इसी चैनल पर हर एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ हर एक सब्जेक्ट का, बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो है सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और उन सभी प्लेलिस्ट में जो है यूनिट बाय यूनिट वन शॉट वीडियो पढ़ रहा है। ऑलरेडी जो है कई सारे सब्जेक्ट के मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो यदि आप लोग जो है वो सभी नहीं देखे हैं तो आप लोग सभी प्लेलिस्ट में जाएं और सभी जो है कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। तो ये रहा जो है वीडियो, स्टार्ट करता हूँ ना देर करते हुए। जो है ऑलरेडी 2 मिनट हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूनिट सेकेंड न्यूरल नेटवर्क टू। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक पर। ये आपका क्या होता है, परसेप्शन मॉडल। ठीक है, आप लोग मैं यही कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूनिट फर्स्ट जो था वो लगभग 1.5 घंटे 1 घंटा 26 मिनट तक का हो चुका था। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ये आपका जो है 1 घंटे के अंदर कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाए। तो देखिए, पहले आप सभी लोग डिफिनेशन को देखिए, उसके बाद मैं जो है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक, पहले आप लोग डिफिनेशन को पढ़ लीजिए। परसेप्शन मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन यस नो और 0 1। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, परसेप्शन मॉडल ये होता है कि यह बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, मतलब कोई भी कंडीशन दिया है तो वह सही है या गलत। परसेप्शन मॉडल का मेन मतलब यही है कि कोई कंडीशन दिया है तो चेक करेगा वह कंडीशन सही है या गलत। ठीक है, ये क्लासीफाई करेगा बाइनरी मॉडल में। ठीक, इट वर्क्स एज ए सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, इट इज़ गिवन आउटपुट यूजिंग इनपुट वेट्स एंड थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये क्या करता है, इट वर्क्स एज सिंगल लेयर नेटवर्क। ठीक है, ये सिंगल लेयर नेटवर्क पर वर्क करता है, इसमें इनपुट दिए रहते हैं। ठीक है, और बस उस जो है इनपुट के क्या परफॉर्मेंस हैं फिर उसको जो है थ्रेशोल्ड करता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया इसमें होता रहता है, और मेनली यही है कि ये कंडीशन को चेक करता है कि वो कंडीशन सही है कि नहीं। ठीक है, बाकी अगला देखिए, और इसके मैं जब भी एग्जांपल बताऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल तो आपको और क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। बाकी ये देखिए अब कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन मॉडल। ठीक है, कुछ टेक्स्ट जो है ब्लर में दिख रहे होंगे बट मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप लोग समझिए और इसी हिसाब से जो है पढ़िए। बाकी इसी पेज का जो है थोड़ा ब्लर दिखेगा, बाकी नेक्स्ट पेज से जो है सभी टॉपिक क्लियर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन मॉडल, कि परसेप्शन मॉडल के कंपोनेंट क्या हैं। देखिए, ये सभी कंपोनेंट मैं यूनिट फर्स्ट में भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आप लोग यदि वो वीडियो ना देखें हैं तो आप पहले यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट वॉच कीजिए, उसके बाद आइए ये वीडियो देखिए, जिससे ये रहेगा कि आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये कंपोनेंट क्या है कि मतलब परसेप्शन मॉडल में क्या क्या चीज़ें यूज होता है। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें यूज होता है। तो इनपुट ये, ठीक है, देखिए पहले फर्स्ट है इनपुट। इनपुट का मतलब ये है कि मैं जब भी कोई मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ चीज़ें कंडीशन रख दूँगा। क्या कंडीशन, कि उसके बैटरी बैकअप कितने हैं, उसके रैम प्रोसेसर कितने हैं,
ठीक है, और उसके प्राइस कितने हैं, कैमरा क्वालिटी क्या है, तो मैं ये सभी जो है इनपुट एक कंडीशन रख दूंगा। ठीक, इनपुट में रख दिया, कंडीशन रख दिया। सेकंड आपका हमारा आ गया वेट। ठीक है, वेट क्या है, ठीक है, इसके आप लोग डिफिनेशन भी जो है देखिए, इनपुट सिग्नल और डेटा दैट्स क्या होता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, दैट्स इंटर न्यूरॉन्स, मतलब क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क में इनपुट के माध्यम से मैं क्या करता हूँ, सिग्नल को इंसर्ट करता हूँ। न्यूरल नेटवर्क में इनपुट के माध्यम से मैं क्या करता हूँ, सिग्नल को इंसर्ट करता हूँ, यानी इनपुट करता हूँ। जैसे हमारा हर अलग प्रकार का जो है इनपुट रहता है, X1 X2 X3 डॉट डॉट XN। ठीक है, इस तरह का मल्टीपल इनपुट रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, उससे इंटर करता हूँ। सेकंड हमारा आ गया वेट। वेट को मैं किससे डिफाइन करता हूँ, W से। ठीक है, तो वेट में क्या डिफाइन होता है, जो भी मैं इनपुट किया रहता हूँ, ठीक है, उस इनपुट के परफॉर्मेंस को जो है चेक करता है। परफॉर्मेंस चेक मतलब मैं कैमरे क्वालिटी का देखा तो उस कैमरे का क्वालिटी का मतलब क्या परफॉर्मेंस ये चेक करेगा। बैटरी बैकअप देखा, बैटरी बैकअप का क्या परफॉर्मेंस ये चेक करेगा। स्टोरेज क्या है तो उसको भी चेक करेगा। उसके वेट क्या है, मतलब कितने परफॉर्मेंस हैं इसके, ठीक है, कितने परसेंट परफॉर्मेंस है इसके। ठीक है, और थर्ड में क्या हो गया, सबमिशन। सबमिशन फंक्शन। सबमिशन फंक्शन में क्या हो गया, जो मैं वेट परफॉर्मेंस को चेक किया, सभी यूनिट के परफॉर्मेंस को चेक किया, उन सबको क्या करेगा, थर्ड में क्या करेगा, सभी को ऐड करेगा। सबमिशन फंक्शन में क्या करेगा, ऐड करेगा। उसके बाद आपका आता है बायोस। फिर इसमें क्या होता है, इसमें इट इज़ यूज टू एडजस्ट थ्रेशोल्ड। इसमें एडजस्ट करता है कि जो भी हमारे परफॉर्मेंस हैं, जो हम इनपुट दिए हैं, तो उन सभी इनपुट के जो परफॉर्मेंस हैं क्या सभी एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब ये यदि मैं 20,000 का मोबाइल ख़रीद रहा हूँ तो क्या 20,000 दे रहा हूँ तो मोबाइल 20,000 के लायक है या नहीं। ठीक है, ये चेक करूँगा। उसके कैमरा क्वालिटी, स्टोरेज, हर एक चीज़ को मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो ये देखूँगा क्या वह है उतने लायक है या नहीं, मतलब मेनली यही कि मैं ये चेक करूँगा वायोस में। जब ये मैं चेक कर लूँगा तो एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है कि फाइंड डिसीजन। इसमें मैं क्या करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। यदि वह हाँ 20,000 लायक मोबाइल है तो मैं क्या करूँगा, हाँ इसको मैं बाई कर लूँगा, यस मैं इसको बाई कर लूँगा, और नहीं है तो मैं नो कर दूँगा, नहीं लूँगा। ठीक है, ये हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन मॉडल। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है, ये इसके कंपोनेंट है। बाकी ये देखिए वर्किंग ऑफ परसेप्शन मॉडल, मतलब इसकी वर्किंग क्या है। ठीक, वर्किंग यही है, टेक इनपुट वैल्यू क्या करता है, पहले इनपुट लेता है। इनपुट वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, 1 या अधिक, उससे अधिक हो सकते हैं। फिर क्या होता है, इनपुट मल्टीप्लाई फ्रॉम वेट। फिर जो मैं इनपुट देता हूँ उस इनपुट के परफॉर्मेंस को चेक करता है, यानी कि परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई करता है। जो मैं इनपुट देता हूँ X1 से, उसके वेट को मल्टीप्लाई करता है W1 से, मल्टीप्लाई करता है। फिर लास्ट थर्ड में क्या होता है, ऐड ऑल। फिर जैसे मैं इनपुट 1 दिया, इनपुट सेकंड दिया, 2 दिया, इनपुट थर्ड दिया, तो क्या होगा, वेट 1, वेट 2, वेट 3। तो इस तरह से इनपुट 1 में वेट 1 मल्टीप्लाई होगा, इनपुट 2 में वेट 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से सभी जो है इनपुट में सभी वेट मल्टीप्लाई होंगे, और फाइनली थर्ड में क्या होगा, सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, फिर जब सभी ऐड कर दिए जाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसको मैं एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट करने का मतलब ये है कि मैं क्या जो भी बताया हूँ, पहले बताया हूँ कि क्या वह मोबाइल लेने लायक है कि नहीं, क्या वह उस लायक है या नहीं। यदि मैं 50,000 का मोबाइल ले रहा हूँ तो क्या वह 50,000 के लायक है या नहीं, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यूज एक्टिवेशन फंक्शन। यदि वह लायक है तो इसमें मैं क्या करूँगा, फाइनली डिसाइड कर लूँगा, हाँ उस लायक है तो मैं उसको ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, फाइनली आउटपुट 6 नंबर पे है, फाइंड आउटपुट। यदि मैं डिसीजन ले लिया कि हाँ ख़रीदना तो उसको पैक कर दो, फिर पेमेंट अपना ले लो, वह मैं ख़रीद लिया। ठीक है, ये होता वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, आप परसेप्शन मॉडल इसी तरह से जो है न्यूरल नेटवर्क में जो है क्या होता है, परसेप्शन मॉडल होता है। परसेप्शन मॉडल एक न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल है परसेप्शन मॉडल, जिसमें ये सब प्रक्रिया होता है न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, किसी भी कंडीशन में एरर को, मतलब एरर कैसे आता है, क्या है, ठीक है, कैसे उसके आउटपुट आते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कि मैं किसी कार्य को मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस करके फाइनली आउटपुट निकालता हूँ। कैसे मैं किसी को जो है, कैसे एआई बन रहा है, चैट जीपीटी है, एआई है, तो मैं उसको कैसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसके अंदर क्या जो है प्रोसेस होता है, फाइनली उसके बाद आउटपुट जो निकलता है, तो मतलब ये सब चीज़ें कैसे क्या होता है
उसके बारे में ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क जो कि जिस तरह से मानव के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक उसी तरह से न्यूरॉन्स जो है न्यूरॉन्स से रिलेट करके न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी जो है इसी तरह से जो है सोचने समझने की क्षमता है, जो कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है हर एक चीज़ों को, इमेज को, वीडियो को और टेक्स्ट को, हर एक चीज़ को जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो उसी का जो है न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल है, ठीक है, परसेप्शन मॉडल। यदि आप यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ ये भी वीडियो आपको जो है समझ में आएगा। यदि आप यूनिट फर्स्ट नहीं वॉच करेंगे तो ये यूनिट सेकंड आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी इंट्रोडक्शन आपकी यूनिट फर्स्ट में दिए हैं। यदि आप वो देखते हैं तभी ये वीडियो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग प्रोसेस ऑफ परसेप्शन मॉडल। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पर, थर्ड। इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए इनपुट क्या दिया है, x1 x2, ठीक है। x1 ये दिया है 1, x2 ये दिया है, ठीक है। अब W1 0.7 दिया है, W2 0.3 दिया है, फिर बायोस कितना दिया है, -0.5। फिर ये सभी दिया है x1 x2 W1 W2। तो मैं क्या करूँगा, x1 को W1 से मल्टीप्लाई करूँगा और x2 को W2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और उसमें फाइनली जो है मैं क्या कर दूँगा, बायोस को ऐड कर दूँगा, बायोस को ऐड कर दूँगा। तो देखिए मेरा ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं इसको किया हूँ मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया हूँ और बीच में ऐड कर दिया हूँ, ठीक। और इसको भी ऐड कर दिया हूँ -0.5 को, लास्ट यहाँ पे जो है कंप्लीट कर दिया हूँ। फाइनली आंसर 0.2 आ गया, परफॉर्मेंस मेरा आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है जब भी हम रियल लाइफ देखिए, जब भी देखिए लोन अप्रूवल, जब भी हम कोई लोन लेते हैं लोन, तो उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। कंडीशन ये x1 इनपुट दिया, x2 इनपुट दिया, ये दोनों में कंडीशन दिया कि यदि आपका सैलरी 20,000 से प्लस है और आपका एज 40 से प्लस है तो आप लोन के लिए अप्रूव हैं। इफ़ बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड लोन अप्रूव्ड, यस, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सही है तो आप जो है लोन के लिए अप्रूव्ड हैं, अदरवाइज यस लोन रिजेक्टेड। यदि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो आप जो है लोन के अप्रूव नहीं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपका न्यूरल नेटवर्क में ये परसेप्शन मॉडल का वर्किंग प्रक्रिया है। कंडीशन सही है तो आंसर सही, अदरवाइज कंडीशन गलत है तो आंसर गलत, ठीक है। तो चलिए देखिए नोट में दिया डिसीजन फ्रॉम परसेप्शन मॉडल, क्या कर टेक डिसीजन फ्रॉम परसेप्शन मॉडल, मतलब ये क्या होता है कि डिसीजन लिया जाता है परसेप्शन मॉडल के द्वारा। परसेप्शन मॉडल क्या करता है, डिसीजन दिलाता है, ठीक है, देता है। अगला क्या है, परसेप्शन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, मतलब ये होता है कि कोई भी एरर है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। परसेप्शन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट मतलब इसमें यदि कोई एरर है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले आप लोग डिफिनेशन देखिए, उसके बाद फिर मैं जो और डिटेल में समझाऊंगा। परसेप्शन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ए परसेप्शन कैन सॉल्व एंड विच इट कैन नॉट, मतलब परसेप्शन मॉडल में ये बताता है कि किस प्रकार का प्रॉब्लम को परसेप्शन मॉडल सॉल्व कर पाता है और किस प्रकार की प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। ए परसेप्शन मॉडल कैन सॉल्व ओनली दोज प्रॉब्लम्स, ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है दैट्स आर लीनियरली सेपरेबल, ठीक है, दैट्स आर लीनियरली सेपरेबल, मतलब जो प्रॉब्लम लीनियरली होता है उसी को ये सॉल्व करता है। लीनियरली का मतलब ये जो ऊपर मैं कंडीशन बताया हूँ कि यदि आपका एज 40 प्लस है, आपकी सैलरी 20,000 से प्लस है मंथली, तो आप जो है लोन के लिए अप्रूव्ड हैं, मतलब यह लीनियरली जो है कंडीशन फॉलो है तो यस कॉन्सेप्ट मतलब सही है यस, अदरवाइज एरर आ जाएगा मतलब नॉट। तो ये क्या करता है, उसी को जो है सॉल्व करता है, उसी प्रॉब्लम को जो क्या होता है लीनियरली होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लोन अप्रूवल यस इफ कंडीशन आर, ये स्ट्रेट लाइन मतलब इस कंडीशन को फॉलो करता तो ये जो है लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका ये रहा सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब सिंगल लेयर में ये होता है कि जैसे आप इसके बीच में केवल दो ही मतलब सिंगल लेयर रहेगा, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में केवल सिंगल लेयर रहेगा। मैं इनपुट दूंगा आउटपुट आ जाएगा, मतलब ये कि मैं कोई कंडीशन दिया और कंडीशन सही है तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आ जाएगा,
ठीक है, इनपुट दिया उसका आंसर आ गया। ये होता है मेरा सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसका डिफिनेशन पढ़िए। ये सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ए न्यूरल नेटवर्क दैट कंटेन ओनली वन लेयर ऑफ एडजस्टेबल वेट बिटवीन द इनपुट लेयर एंड द आउटपुट लेयर। मतलब इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में केवल एक ही लेयर रहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी हिडन लेयर, मतलब इसके अंदर कोई हिडन लेयर नहीं रहते हैं। एंड इज मेनली यूज फॉर सिंपल लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और ये मेनली यूज होता है किसके लिए? सिंपल लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब किसी लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज होता है। यानी यस नो टाइप के कंडीशन को के लिए होता है। कोई कंडीशन सही है तो यस और फॉल्स है तो नो, ठीक है। इसके लिए सिंगल लेयर यूज होता है। बाकी वर्किंग ऑफ सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका वर्किंग देखिए। इनपुट सिग्नल गिवन, क्या होता है? इनपुट होता है सिग्नल, सिग्नल इनपुट होता है। अब कितने इनपुट हैं? x1 x2 x3, बहुत सारे इनपुट हैं, ठीक है। इनपुट मल्टीप्लाई फ्रॉम वेट, क्या होता है? जो मैं इनपुट किया हूँ उसको क्या करूँगा? वेट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी उसके जो मैं इनपुट दिया हूँ तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करूँगा, ठीक है। वेट क्या होता है? उसकी परफॉर्मेंस, तो उसके इनपुट और परफॉर्मेंस को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, कंपेयर करूँगा, क्या वह उस लायक है कि नहीं। 20,000 का मोबाइल है तो वह उस लायक है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार बोल दिया कि 50,000 का मोबाइल तो मैं 50,000 दे दिया, उसको मैं कंपेयर करूँगा कि उस लायक है या नहीं है, ठीक है। तो इनपुट मल्टीप्लाई फ्रॉम वेट, जो इनपुट दिया हूँ उसको मैं वेट से जो है परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करूँगा। फिर ऑल मल्टीप्लाई एंड वेट आर एडेड, फिर जो मैं मल्टीप्लाई किया रहूँगा, जैसे x1 है तो वेट 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर x2 है तो वेट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ? फिर ऐड बायोस, फिर जो मैं सभी ऐड किया रहता हूँ सभी की जो एडजस्टेबल को मैं चेक करता हूँ। क्या जो मैं सभी मतलब एडजस्ट किया हूँ तो क्या सभी इनपुट सभी परफॉर्मेंस को जो फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो सभी इनपुट हैं सभी परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यदि फॉलो कर रहे हैं तो अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, यदि फॉलो कर रहे हैं तो अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब इसमें क्या एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है? यस या नो। फाइनली इसमें जो है कंडीशन को चेक हो जाता है कि यस सही है या गलत। सही रहेगा तो आंसर आउटपुट यस आएगा सही, अदरवाइज गलत आएगा, एरर आएगा, ठीक है। फिर फाइनली गिवन आउटपुट, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है? कंडीशन डिफाइन हो जाता है यस या नो का, और फाइनली आउटपुट आ जाता है। मतलब इसमें डिफाइन हो जाता है यस है या नो। इसमें क्या होता है? यदि इसमें डिफाइन हो गया नो तो यहाँ पर आएगा नो, यहाँ पर डिफाइन हो गया यस तो यहाँ पर आएगा यस, ठीक। ये होता है वर्किंग ऑफ सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और अगला टॉपिक आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि किस प्रकार से मैथ में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया है आपका फॉर्मूला, ये y इक्वल, ये आपका हो गया एक्टिवेशन फंक्शन, x1 हो गया आपका इनपुट, W1 क्या हो गया आपका वेट, और v आपका क्या हो गया वायोस, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है प्रोसेस होते रहते हैं। x1 इनपुट 1 को वेट 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या करेगा? वायोस को ऐड कर देगा, ऐड करने के बाद फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा यस है या नो, कंडीशन सही है या फॉल्स है, ठीक। तो फिर फिफ्थ पे आते हैं। इसमें देखिए नोट में पढ़िए। सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन वेयर डिसीजन आर बेस्ड ऑन सिंगल लीनियर रूल सच एज पास फेल और यस नो सिस्टम। मतलब ये रियल लाइफ में यूज होता है कि यदि कोई स्टूडेंट मतलब कोई स्टूडेंट पास है या फेल है। एग्जांपल में देखिए x1 मतलब इनपुट 1 आपका, इनपुट 1 जो है अटेंडेंस 70%। यदि किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस जो है क्या है? 70% है। अटेंडेंस कितना है? 70% है। और उसके मार्क्स कितना है? 40 से प्लस हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? पास। पास मतलब 1 और फेल मतलब 0। तो 0 1 ये बाइनरी है कि 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो। तो यदि वह है इसका जो है ये फॉलो कर रहा है, 70% अटेंडेंस है और 40 से प्लस मार्क्स है, तो ये क्या है? पास है, अदरवाइज फेल हो जाएगा, ठीक।
अब इसके जो है मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल। देखिए आप सिंगल लेयर पहले पढ़े थे, उसमें क्या होता था, मैं कंडीशन दिया, ठीक, कंडीशन फॉलो किया तो यस आउटपुट आ जाएगा, कंडीशन फॉलो नहीं किया तो आउटपुट एरर आ जाएगा, ठीक। ये प्रक्रिया सिंगल लेयर में होता था। और उसको डिटेल में समझने के लिए आप यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे आपको और जो है इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आपका क्या आता है, मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल, ठीक है। मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल में आप लोग देखिए क्या है, इसकी पहले डिफिनेशन को पढ़िए। ए मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ नेटवर्क न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है इसमें कि इसके बीच में सिंगल लेयर नहीं होता है, एक से अधिक लेयर होते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक से अधिक लेयर होते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़िए, इंक्लूड वन और मोर हिडन लेयर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर। मतलब इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में एक से अधिक लेयर इंक्लूड होते हैं, एक से अधिक हिडन लेयर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब इसके जो है स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल। इसमें देखिए इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर वो हो गया जो इनपुट करते हैं हम डेटा को, और हिडन लेयर वो हो गया प्रोसेस लेयर, मतलब इसके अंदर सभी जो है वर्क प्रोसेस होते हैं, और आउटपुट लेयर जो फाइनली आउटपुट देता है। तो द हिडन लेयर मेक पावरफुल ऑफ एमएलपी, ठीक है। तो हिडन लेयर क्या करता है कि मल्टी लेयर परसेप्शन को बहुत पावरफुल बनाता है। क्यों पावरफुल बनाता है, आगे समझेंगे क्यों बनाता है। वर्किंग ऑफ एमएलपी, मतलब एमएलपी का वर्क क्या, कार्य क्या है। टेक इनपुट सिग्नल, क्या करता है, सिग्नल को लेता है, इंसर्ट करता है इनपुट, फिर उस इनपुट को क्या करता है, मेक वेट, मतलब उस इनपुट का जो क्या करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है। परफॉर्मेंस चेक किस में करता है, हिडन लेयर में, ठीक है। परफॉर्मेंस चेक करता है, फिर उसके जो है उसको ऐड करता है, फिर और जो भी प्रक्रिया होती प्रोसेस की उसमें होती है, ठीक है। फिर फाइनली उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होने का मतलब ये है कि कंडीशन में मतलब चेक होता है यस या नो। एक्टिवेशन फंक्शन में कंडीशन चेक होता है यस या नो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, ट्रांसफ़र सिग्नल फ्रॉम हिडन लेयर टू आउटपुट। फिर जब हिडन लेयर में सभी प्रोसेस हो जाते हैं तो क्या होता है, वह ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट लेयर में, आउटपुट लेयर में, ठीक। फिर फाइंड फाइनल आउटपुट, नेक्स्ट लेयर में जब हो जाता है आउटपुट में तो वहाँ पर क्या होता है, फाइनली फाइंड हो जाता है आउटपुट। तो जो आउटपुट फाइंड हुआ है, यदि उस आउटपुट में कोई एरर है, ठीक है, कोई एरर है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस एरर को फिर से जो है भेज दूंगा हिडन लेयर में, फिर से हिडन लेयर में भेज दूंगा। क्यों भेज दूंगा, उसको उस एरर को रिड्यूस के लिए, मतलब एरर को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे क्या है आपका, कैलकुलेट एरर। फाइंड जो है आउटपुट के बाद यदि आउटपुट में एरर आया तो क्या होगा, फिर जो भेज दूंगा हिडन लेयर के पास। क्यों, कैलकुलेट एरर, एरर को जो है चेक करने के लिए और उसको जो है रिड्यूस यानी कम करने के लिए कर दिया, ठीक। फिर क्या हुआ, वेट अपडेट यूज वैक प्रोपोगेशन। अब इसमें क्या हुआ, वैक प्रोपोगेशन यूज हुआ। मल्टी लेयर में क्या होता है, वैक प्रोपोगेशन यूज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैक प्रोपोगेशन। अब इसके आगे जो है मैं टोटली वैक प्रोपोगेशन के बारे में ही डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इसमें यूज़ किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सभी इसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जो है और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल एफ मल्टीप्लाई W1 प्लस वी। तो W1 आपका वेट हो गया और X1 आपका इनपुट हो गया, उन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसी प्रकार से जितने इनपुट रहेंगे उन सभी को जो है उनके परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर लास्ट में क्या करूँगा, बायोस को मैं ऐड कर दूँगा। बायोस को ऐड करने के बाद फिर लास्ट में एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई कर दूँगा। मतलब ये कि क्या वह कंडीशन सही है या गलत। ऑलवेज एक्सेस दिस प्रोसेस इन हिडन लेयर, मतलब इसी तरह से जो है हिडन लेयर में वर्क होता रहता है, हिडन लेयर में इसी तरह से वर्क होता रहता है, ठीक है। क्या है लर्निंग मेथड, लर्निंग मेथड मतलब ये कि मल्टी
मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल में कि मैं लर्निंग मेथड मल्टी लेयर परसेप्शन मॉडल को मैं किस तरह से लर्न कर सकता हूँ। लर्निंग मेथड, ठीक है, उसके लर्निंग मेथड क्या है। देयर आर टू मेथड, उसके लर्निंग मेथड दो हैं, सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड बैक प्रोपोगेशन लर्निंग एल्गोरिथम। तो इसमें क्या है, इस यूनिट में डिटेल्स में दिया है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, सुपरवाइज के बारे में नहीं दिया है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद टोटली बैक प्रोपोगेशन के बारे में बताऊँगा। बैक प्रोपोगेशन क्या है, ठीक है, ये क्या है, लर्निंग मेथड है किसका, मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क का, मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क मॉडल का क्या है, लर्निंग मेथड है, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। ठीक, चलिए आगे। 5 MLP बेटर देन सिंगल लेयर, ठीक है, मतलब सिंगल लेयर से बढ़िया मल्टी लेयर क्यों होता है। देखिए क्यों होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। सिंगल लेयर में क्या होता है, नो हिडन लेयर, इसमें हिडन लेयर नहीं होता, इसमें हिडन लेयर होता है। लीनियर प्रॉब्लम ओनली, लीनियर प्रॉब्लम को ओनली सॉल्व करता है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम। ठीक, XOR नॉट पॉसिबल, इसमें XOR गेट पॉसिबल नहीं होता, इसमें पॉसिबल होता है। लो एक्यूरेसी मतलब कि यदि आपका आउटपुट आया, ठीक है, 100% में 90% आपका आउटपुट सही है, 10% आपका एरर है, तो भी क्या होता है, माना जाता है कि आपका आउटपुट फाइनली राइट ही है। ठीक है, तो उसमें कुछ एरर बने रहते हैं, इसलिए उसका एक्यूरेसी कम रहता है। बाकी हाई एक्यूरेसी, मल्टीलेयर परसेप्शन में क्या होता है, एक्यूरेसी हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि यदि 100% का है डेटा, उसमें 90% एरर सही हैं, 10% एरर है, तो क्या होगा, ये बैक प्रोपोगेशन का यूज करता है। मतलब ये कि फिर से उस एरर को जो है क्या करेगा, सेंड कर देगा। यदि 100% का डेटा है तो उसमें क्या करेगा, 90% जो सही है, 100% में से 90% निकाल के जो 10% बचेगा उसको सेंड कर देगा कहाँ, हिडन लेयर के पास। क्यों सेंड करेगा, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये होता है मल्टीलेयर परसेप्शन का परफॉर्मेंस अच्छा के लिए। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। बैक प्रोपोगेशन का मतलब यही है कि एरर को जो है रिड्यूस करना, कम करना। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, एग्जाम्पल में क्या है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी फेस को हम अपने मोबाइल में रिकॉग्नाइज कराते हैं, मतलब फेस लॉक लगाए हैं, तो उसको जब मैं फेस अपना दिखाता हूँ तो क्या होता है, इनपुट इमेजेस पिक्सल क्या होता है, इनपुट लेता है, मतलब हमारे फेस को क्या करता है, इनपुट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हिडन लेयर। अब हिडन लेयर में क्या होता है, फेस फीचर्स। हिडन लेयर में क्या होता है, फेस के फीचर्स को पहचानता है, हमारे आँख को, नाक को, और फेस के किस प्रकार से जो है मतलब फेस किस प्रकार का है, तो इसको क्या कहता है, रिकॉग्नाइज करता है सभी चीज़ों को। अगर हम अपने जगह पे किसी दूसरे का जो है फेस अपने मोबाइल में दिखाएं तो क्या होगा कि वह लॉक नहीं खुलेगा, अनलॉक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि एरर आ जाएगा। तो जब तक हम दूसरे का से मतलब फेस दिखाते रहेंगे तब तक वह एरर आता रहेगा। फिर लास्ट में क्या करूँगा, मैं अपना फेस दिखाऊंगा, वह फटाक से खुल जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट में क्या होता है, पर्सन आइडेंटिफाइड। ये पर्सन आइडेंटिफाई हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, तो क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा, मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम मल्टीलेयर में। ठीक है, अब आपका आता है 7 नंबर। 7 नंबर में आपका क्या है, बैक प्रोपोगेशन लर्निंग मेथड। ठीक है, अब ये आपका क्या है, बैक प्रोपोगेशन लर्निंग मेथड में क्या है, पहले आप लोग डिफिनेशन अच्छे से पढ़िए। इट इज़ ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ ए सुपरवाइज्ड लर्निंग algorithm used to train multi-layer perception. In this method, the error is calculated at the output layer and the propagated backward to update the weights of the network. ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर से पढ़िए, डिफिनेशन को फिर से पढ़िए। इट इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड टू ट्रेन मल्टीलेयर प्रोपोगेशन. In this method, the error is calculated at the output layer and then propagated backward to update the weights of the network. इसमें क्या होता है कि यदि मैं कोई इनपुट दिया, वह प्रोसेस हुआ और फाइनली आउटपुट आया। ठीक, तो यदि उस आउटपुट में कुछ एरर हैं, कुछ परसेंट का भी एरर है, तो सेंड बैकवर्ड कर देगा, सेंड कर देगा, कहाँ सेंड कर देगा, हिडन लेयर के पास, कि फिर से तुम इसके एरर को सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो, फिर जो है उसके बाद आउटपुट में निकालो।
उसके बाद भी कोई एरर रहेगा तो फिर से जो है उसको सेंड कर देगा हिडन लेयर के पास, फिर से इसको सॉल्व करो, जब तब तक ये प्रक्रिया करता रहेगा जब तक कंप्लीट जो है सॉल्व नहीं हो जाएगा, कंप्लीट आउटपुट नहीं आ जाएगा। ठीक, आप लोग नोट में देखिए क्या लिखा है, इन दिस टेक्निक इफ़ आउटपुट फाइंड रिजल्ट एरर देन बैकवर्ड प्रोपेगेशन एरर सेंड टू इनपुट फॉर एरर रिड्यूज दैट इज कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन। मतलब वही इसमें दिया है, थोड़ा सिंपल में डिफाइन कर दिया है कि आउटपुट यदि गलत आता है तो उसको मैं दोबारा सेंड करता हूँ हिडन लेयर के पास प्रोसेस के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया है विदाउट बैक प्रोपोगेशन एमएलपी इज नॉट ट्रेन। ठीक है, मतलब बिना बैक प्रोपोगेशन के मल्टी लेयर परसेप्शन क्या करता है, किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिजल्ट को एकदम एक्यूरेट करेक्टली जो है रिजल्ट फाइंड आउट करता है। यदि 1% भी जो एरर आया तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड कर देगा, तुरंत बैक कर देगा। ठीक, बेसिक आइडिया क्या है, फाइंड एरर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में क्या करेगा, एरर को फाइंड करेगा। ठीक, एरर सेंड बैक, अब जो एरर रहेगा उसको क्या करेगा, सेंड कर देगा बैक, मतलब बैक कर देगा कहाँ, हिडन लेयर के पास। उसके बाद क्या होगा, फॉर चेंज वेट, किस लिए सेंड करेगा, उसके एरर को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चांस फाइंड वेटर आउटपुट, उसके बाद क्या होगा, अगली बार आउटपुट आएगा तो उसके आंसर एकदम एक्यूरेट रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। ठीक है, वर्किंग स्टेप ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब प्रोपोगेशन का क्या स्टेप होता है। फर्स्ट देखिए फॉरवर्ड पास का मतलब ये होता है कि इनपुट करूँगा मैं, इनपुट से हिडन लेयर में जाएगा, हिडन लेयर से आउटपुट होगा। कोई भी मैं डेटा इनपुट किया, इनपुट से गया हिडन लेयर में, मतलब प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के बाद क्या हुआ, आउटपुट में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जनरेट आउटपुट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एरर कलेक्शन, आउटपुट आ गया, अब आउटपुट में क्या करेगा, एरर को कलेक्ट करेगा, जितने भी एरर रहेंगे उसको कलेक्ट करेगा। कैसे करेगा, फाइनली जो है जो देखेगा कि टोटल कितने हैं, 100% हैं, तो 100% में यदि 90% एरर मतलब सही हैं और 10% एरर हैं तो क्या करेगा, मेरा टारगेट क्या था, 100%, मेरा टारगेट था 100% और क्या हुआ, 90% ही आया, मेरा टारगेट 90 ही आया, तो 90 में से 100 में से मैं क्या करूँगा, 90 को माइनस कर दूँगा। मतलब अब लोग अच्छे से समझिए, एरर इक्वल टारगेट मेरा 100 था, आउटपुट कितना आया, 90, तो मैं क्या करूँगा, 100 में से 90 को माइनस कर दूँगा, बचेगा कितना, 10, तो 10 मेरा एरर आ गया, तो मैं 10 को क्या कर दूँगा, देखो बैकवर्ड पास, उसमें 10 को क्या कर दूँगा, बैक कर दूँगा कहाँ पर, हिडन लेयर के पास। क्यों, उस एरर को रिड्यूज करने के लिए। फिर रिड्यूज करने के बाद फिर से मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क मेरा होता रहता है बैकवर्ड में। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन में। अगला टॉपिक क्या है अपना, अब ये देखिए वेट अपडेट। अब इसमें क्या होता है, वेट अपडेट। अब इसमें वेट क्या होते हैं, अपडेट होते हैं, यानी एरर को सॉल्व किए जाते हैं। फिर क्या होता है, फिफ्थ में रिपीट, प्रोसेस रिपीट इवन मिनिमम एरर, ये प्रोसेस तब तक रिपीट करता है जब तक हमारी एरर कम ना हो जाए। ठीक है, तब तक रिपीट करता है जब तक हमारी एरर कम ना हो जाए। फिर लास्ट में देखो क्या है, फ्लो ऑफ बैक प्रोपोगेशन, मतलब बैक प्रोपोगेशन के क्या फ्लो है। देखिए, इनपुट करूँगा मैं, आउटपुट आएगा, उसमें एरर आ जाएगा, एरर को मैं बैकवर्ड कर दूँगा, फिर वेट अपडेट होगा, मतलब एरर अपडेट होगा, फिर क्या होगा, वेटर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं तब तक करता रहूँगा जब तक हमारे सभी एरर सॉल्व ना हो जाए। ठीक, ये होता है फ्लो ऑफ बैक प्रोपोगेशन। सभी लोग अच्छे से समझिए। जैसे ये देखिए एग्जांपल में फेस अनलॉक इन मोबाइल, क्या होता है, फ़ोन रॉन्ग फेस रिकॉग्निशन। फ़ोन क्या करता है, किसी दूसरे का फेस को देखता है, मेरे मोबाइल में किसी दूसरे का अपना फेस दिखाते हैं तो सिस्टम क्या करता है, एरर कैलकुलेट करता है, मॉडल रिड्यूज आवर वेट। ठीक है, फिर क्या करता है, कुछ देर बाद ये कोई दूसरा दिखाया तो भी जो है एरर कर देगा। फिर लास्ट में मैं तीसरी बार मैं अपना फेस दिखाया तो क्या करेगा, फाइनली जो है क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। तो नेक्स्ट फेस रिकॉग्निशन गुड। ठीक, ये हो गया आपका
इसके एग्जाम्पल में आता है। अभी आपका देखिए इफेक्टिव ऑफ लर्निंग रेट कोएफिशिएंट, इसके पहले डिफिनेशन पढ़िए फिर जो आपके समझ में आ जाएंगी क्या है। इट इज़ ए पैरामीटर, यह एक पैरामीटर है दैट कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है हाउ मच द वेट ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क आर अपडेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब यह एक मेथड है, टेक्निक है जो क्या करता है कि ट्रेनिंग के दौरान कितने न्यूरल नेटवर्क अपडेट हो रहे हैं, कितने जो है एरर सॉल्व हो रहे हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे कितने एरर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ये होता है। अगला देखिए यहाँ पर ये इट डिसाइड द स्पीड ऑफ लर्निंग ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, यह क्या करता है उसके स्पीड को डिसाइड करता है, जिसके न्यूरल नेटवर्क की स्पीड को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 केस हैं, उन 3 केस को मैं जब बता दूंगा तो आपको अच्छे से बिना कन्फ्यूजन का अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए बताता हूँ। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट हाई लर्निंग रेट, इसकी डिफिनेशन पढ़िए। वेट चेंज इज वेरी फास्ट, एरर रिड्यूज वेरी फास्ट, सो इट नॉट कंप्लीट ऑल एरर सॉल्व। ठीक है, मतलब ये है कि इसके जो एरर हैं ये बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, बट सभी एरर नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, जल्दी में टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, सभी एरर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इफ़ एनी स्टूडेंट विदाउट थॉट्स रिसेंटली गिवन आंसर देयर आर एरर चांस। यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर जो है क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट क्या किया, बिना सोचे समझे उसका आंसर दे दिया, तो इसमें अधिकतर क्या होता है कि जो है गलत हो जाएंगे। कुछ तो सही होगा बट अधिकतर गलत ही होगा। आंसर क्या होगा, वो आंसर तो देगा तो उसमें कुछ सही होगा लेकिन मतलब एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेसी एकदम शुद्ध नहीं होगा। तो ये हमारा होगा, मतलब चेक करता है कि लर्निंग को चेक करता है ड्यूरिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान लर्निंग को चेक करता है। तो ये हमारा हो गया हाई लर्निंग रेट। इसके बाद आपका आता है क्या, उसको देखते हैं। 9 नंबर पेज में आपका आता है लो लर्निंग रेट। अब लो लर्निंग रेट क्या है, इन दिस केस एरर स्लो वेरी सॉल्व वेरी स्लो। इन दिस केस में क्या होता है, एरर को सॉल्व किया जाता है बहुत स्लो, सो इट टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर रिड्यूज एरर, मतलब इसलिए यह अधिक समय लेता है किसी भी एरर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह बहुत स्लो सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट रीड एनी टॉपिक्स अंडरस्टैंड बट टेक ए एवरेज टाइम एंड सिलेबस नॉट कंप्लीट इवन एग्जाम टाइम। मतलब ये होता है कि लो लर्निंग रेट में ये होता है कि यदि कोई स्टूडेंट है, यदि वह किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा है, ठीक है, 5 यूनिट हैं, तो क्या कर रहा है, सभी यूनिट को पढ़ रहा है धीरे, तो इसमें ये होता है कि एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाएगा और इसके सभी यूनिट कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि ये कुछ है यूनिट को 3-4 यूनिट पढ़ पाएगा, लास्ट में से कुछ सिलेबस रह जाएंगे। मतलब जो पढ़ा रहेगा वो बढ़िया से पढ़ा रहेगा लेकिन कुछ लास्ट में रह जाते हैं, तो इसमें ये होता है लो लर्निंग रेट। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है समय पर। और ये थर्ड केस है आपका ऑप्टिमल लर्निंग रेट। इन दिस केस बैलेंस वेट अपडेट इन ए एक्चुअल टाइम फिक्स टाइम। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल पहले देखिए, मतलब एग्जाम्पल देखिए फिर आ जाएगा समझ में। स्टूडेंट रीड एनी टॉपिक्स एवरी डे, नाउ ऑल टॉपिक्स अंडरस्टैंड एंड टेक ए फिक्स टाइम इवन एग्जाम क्लियर ऑल टॉपिक। मतलब इसमें ये होता है कि कोई स्टूडेंट है वह डेली पढ़ रहा है, जैसे वो फिक्स कर दिया कि हमें हर डेली जो है 10 टॉपिक पढ़ना है, तो डेली 10 टॉपिक को पढ़ रहा तो क्या करेगा, एग्ज़ाम के पहले सभी यूनिट को कंप्लीट पढ़ लेगा। ठीक है, क्योंकि वह डेली पढ़ रहा है ना एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स टॉपिक को, तो इसलिए वो क्या करेगा, एग्ज़ाम के पहले सभी टॉपिक को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, लर्निंग टेक्निक है। अगला आपका आता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। अब बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम ये होता है, देखिए कि मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसका एक एल्गोरिथम बनाऊँगा, प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, फिर फाइनली कैसे वो सॉल्व करेगा।
सॉल्व होगा। तो बैक प्रोपोगेशन का एल्गोरिथम देखिए क्या है, डिफिनेशन पढ़िए। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग एल्गोरिथम होता है, किस में यूज होता है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में। ठीक, इट मिनिमाइज द एरर बाय प्रोपोगेटिंग द एरर बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट लेयर टू हिडन लेयर एंड अपडेटिंग वेट्स यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। मतलब क्या होता है इसमें कि इनपुट आउटपुट लेयर से क्या होता है, एरर आता है, उसको क्या होता है हिडन लेयर में सेंड किया जाता है। उसके बाद यह प्रक्रिया तब तक होता रहता है जब तक इसके एरर मिनिमम ना हो जाते हैं। ठीक है, और अपडेट होता रहता है एरर। एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑलवेज एरर्स इन स्टार्ट टाइम ऑफ एजुकेशन इन फर्स्ट क्लास देन टीचर ऑलवेज रिड्यूस एरर। जैसे देखिए कोई स्टूडेंट है, वह क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किसी जो है मैथ के सवाल को लगा रहा है, तो आंसर आ गए रॉन्ग, वो टीचर को गया दिखाने। अब टीचर देखा ये सभी मतलब प्रोसेस किया है, बट क्या हुआ इसके आंसर रॉन्ग आए हैं। तो क्या होगा कि टीचर उसके सभी प्रोसेस को बताएगा, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। फिर क्या होगा, वह स्टूडेंट आएगा, उन सभी को जो है चेक करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उन सभी को दोबारा लगाएगा उसी सवाल को, फिर लास्ट में क्या होगा, फिर से जाके टीचर को दिखाएगा, फिर जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये होता है एल्गोरिथम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, प्रोसेस। ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन मीन्स ये होता है कि अगर कोई भी आंसर मेरा गलत भी आ गया तो उसको मैं रिड्यूज कर दूंगा। रिड्यूज का मतलब ये है कि टीचर गलत देख लिया आंसर तो वह किसी प्रकार का सज़ा नहीं देगा स्टूडेंट को, बस वो प्रोसेस बता देगा कि ऐसे कर दो, फिर वो क्या करेगा, अपने आप आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाई यूज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। अब मैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम क्यों यूज करता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। इसलिए यूज करता हूँ कि मेरे आउटपुट में किसी भी प्रकार का कोई एरर ना आवे, यदि एरर आता है तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, व्हाई यूज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, ट्रेन हिडन लेयर। ठीक है, ट्रेन हिडन लेयर, मिनिमाइज एरर। ठीक है, इसलिए करता हूँ कि कोई भी एरर है तो उसको मैं मिनिमाइज करने के लिए। और ट्रेन हिडन लेयर, बैक प्रोपोगेशन में हिडन लेयर का यूज होता है, क्यों, क्योंकि जो है किसी भी आउटपुट को, एरर आउटपुट को सॉल्व करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। ठीक है, मिनिमाइज एरर्स मतलब कि कोई भी एरर है तो उसको कम से कम करने के लिए। मेक स्पीड ऑफ नेटवर्क एक्यूरेसी, मतलब किसी भी आउटपुट को, किसी भी नेटवर्क के आउटपुट को एक एक्यूरेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैक प्रोपोगेशन का यूज करता हूँ। जैसे कि क्या हुआ कि यदि बैक प्रोपोगेशन नहीं रहेगा तो हमारा आउटपुट जो आएगा 100% का मैं टारगेट लिया हूँ, उसमें जो है 90% सही रहेगा, 10% गलत रहेगा। तो क्या होगा, वह गलत ही रहेगा थोड़ा बहुत ना। तो बैक प्रोपोगेशन क्या करता है, उन 10% को भी क्या कर देगा कि जो मेरा टारगेट रहेगा 100%, तो उन 100% में से जो एक्चुअल आया है आउटपुट 90%, उसको माइनस करके जो 10% एरर आया है उसको क्या कर देगा, रिड्यूज कर देगा। किस लिए, ट्रेन के लिए भेज देगा हिडन लेयर में। क्यों, क्योंकि उसको जो है हिडन लेयर रिड्यूज कर देगा। ठीक है, उसके बाद फाइनली आउटपुट आ जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम को। ठीक है, अब अगला देखिए, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम स्टेप वाइज। मतलब बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम को मैं स्टेप वाइज कैसे यूज करता हूँ। फर्स्ट देखिए, इनिशियलाइज वेट्स। ठीक है, यहाँ मैं 2 बार लिख दिया हूँ तो इसको काट दीजिए एक बार। ठीक है, इनिशियलाइज वेट्स। अब इनिशियलाइज वेट्स का मतलब ये है कि मैं जो भी इनपुट देता हूँ, जैसे पहली में क्या डिफाइन किया था कि मैं मोबाइल ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कंडीशन रखूँगा। क्या कंडीशन रखूँगा, उसके जो है स्टोरेज क्या है, और परफॉर्मेंस क्या, कैमरे का, बैटरी का, सब चीज़ें का, प्राइस का क्या है, ये सब मैं कंडीशन रखूँगा। ठीक है, फिर कंडीशन रखूँगा तो फिर जो प्राइस है उससे कंपेयर करूँगा, मतलब सभी का वेट देखूँगा। ठीक है, सभी के वेट को आपस में क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। ठीक है, कि यह 20,000 लायक है या नहीं, यह 10,000 लायक है या नहीं, कि जितने का मोबाइल है उसके लायक, उसका मतलब जितने कैमरा है उसका, उसके लायक इसका प्राइस है या नहीं। ठीक है, इसको मैं इनिशलाइज करूँगा। फिर मेरा क्या होगा, फिर फॉरवर्ड पास। फिर क्या होगा, इसमें देखिए इनपुट करूँगा, इनपुट को हिडन लेयर में सेंड करूँगा प्रोसेस के लिए, फिर क्या होगा, आउटपुट में भेज दूँगा।
ठीक। नेटवर्क जनरेट आउटपुट, उसके बाद क्या होगा, नेटवर्क क्या कर देगा, आउटपुट जनरेट कर देगा। अब इनपुट सेंड नेक्स्ट लेयर टू जनरेट आउटपुट। इनपुट से क्या होता है, डेटा नेक्स्ट लेयर में सेंड हो जाता है, ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है जो प्रेजेंट में जिस लेयर में है उससे नेक्स्ट लेयर में सेंड करना सिग्नल, ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड, कि मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया। ठीक। उसके बाद क्या आता है, एरर कैलकुलेशन, मतलब ये सभी स्टेप हैं ये सभी एरर कैलकुलेशन। अब जब ये फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट लेवल पे, तो हम आउटपुट जब आया तो आउटपुट एरर आ गया। ठीक है, आउटपुट जब एरर आ गया तो उसको मैं क्या करूँगा, एरर कैलकुलेशन, एरर को कैलकुलेट करूँगा। एरर को कैलकुलेट कैसे करूँगा, एरर इक्वल टारगेट, टारगेट मेरा 100% का है, एक्चुअल 90% सही आया, फिर मैं क्या करूँगा, 100 में से 90 माइनस कर दूँगा, 10% मेरा रॉन्ग आ गया, तो उसको मैं क्या कर दूँगा, सेंड कर दूँगा हिडन लेयर पर। क्या कर दूँगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, क्या कर दूँगा, मैं वैक कर दूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, वैक कर दूँगा, वैक पास कर दूँगा। तो एरर सेंड फ्रॉम आउट टू हिडन लेयर, हिडन लेयर पे सेंड कर दूँगा। क्यों कर दूँगा सेंड, क्योंकि वेट अपडेट, एरर को अपडेट करने के लिए, वेट यानी एरर अपडेट के लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, रिपीट प्रोसेस, फिर यह प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आउटपुट एकदम एक्यूरेट करेक्टली नहीं आ जाएगा, तब तक यह प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा। तो आपका जो है ये सभी टॉपिक इसमें आ गए हैं, रिपीट होता रहेगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल में देख लीजिए थोड़ा बहुत। देखिए एग्जाम्पल में लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, मतलब किसी भी मिस्टेक को कैसे हम लर्न करते हैं। स्टूडेंट राइट्स रॉन्ग आंसर, स्टूडेंट क्या करता है, गलत आंसर लिखता है। टीचर डिफाइन मिस्टेक, टीचर क्या करता है, उसके गलती को, उसके एरर को डिफाइन कर देता है। स्टूडेंट राइट करेक्शन इन आउट, ठीक है, आंसर, राइट आंसर। फिर जब टीचर डिफाइन कर देता है कि ये चीज़ें गलत है, फिर स्टूडेंट क्या करता है, उसको आता है, फिर से पूरा रिकॉग्नाइज करता है, चेक करता है, फिर उसमें जो गलत रहता है उसका करेक्शन करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन हो गया। इसमें क्या होता है, हम एरर को रिड्यूस करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सभी स्टेप। अगले स्टेप पे मैं चलता हूँ, लगता है क्या है, देखिए इसमें भी कुछ दिया है वही, कि नेक्स्ट चांस राइट ए गुड आंसर। फिर स्टूडेंट क्या करता है, जब टीचर बता देता है कि इसमें मतलब ये गलत है, ये रॉन्ग है, तो स्टूडेंट क्या करता है, नेक्स्ट चांस उसको करेक्शन करके एक अच्छा आंसर लिखता है। दैट्स ऑल प्रोसेस आर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, मतलब यह सभी प्रोसेस क्या हैं, बैक प्रोपोगेशन है। ये सभी जो प्रोसेस बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, क्या कहलाता है, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। फिर इसके बाद क्या है आपका, फैक्टर अफेक्टिंग बैक प्रोपोगेशन ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग बैक प्रोपोगेशन ट्रेनिंग। इसका देखिए जो है डिफिनेशन पहले पढ़िए। इट इज़ ए पैरामीटर एंड कंडीशन, यह क्या है, एक पैरामीटर एंड कंडीशन है दैट इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभावित करता है, द स्पीड एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। यह कंडीशन है और टेक्निक पैरामीटर है जो क्या करता है, परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस स्पीड एक्यूरेसी को क्या करता है, प्रभावित करता है। ट्रेनिंग इन ए न्यूरल नेटवर्क यूजिंग द बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम का यूज करके इसके स्पीड एक्यूरेसी को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, मेन फैक्टर मतलब मुख्य कारक, मतलब मुख्य कारक क्या है इसके, मतलब बैक प्रोपोगेशन के मुख्य कारक क्या हैं। इसको देखिए, फर्स्ट क्या है, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है, इसको आप लोग पढ़िए। लर्निंग रेट कंट्रोल हाउ फास्ट द वेट आर अपडेटेड। ठीक है, कि मतलब कि कितना फास्ट इसका जो है एरर सॉल्व हो रहा है, लर्निंग रेट कितना फास्ट इसका एरर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में रीड फास्ट वट यू विल बी कन्फ्यूज, वट रीड स्लो देन सिलेबस कंप्लीट इन लेट, वट ऑल टॉपिक्स विल बी क्लियर।
यदि कोई स्टूडेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को जल्दी जल्दी में पढ़ता है तो क्या होता है एक टाइम पे कि वह समझ तो जाता है बट कंफ्यूज हो जाता है। यदि मैं किसी टॉपिक को जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ तो वह समझ तो जाएगा बट कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा देर बाद। लेकिन यदि उसी टॉपिक को वह स्लो स्लो पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, तो क्या होता है उसके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को मेरे कंप्लीट वॉच कीजिए, इससे हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लर्निंग रेट। ठीक है, ये हो गया आपका लर्निंग रेट। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ हिडन लेयर। मोर हिडन लेयर इंक्रीज लर्निंग पावर बट आल्सो कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नंबर ऑफ हिडन लेयर क्या होता है? हिडन लेयर जितने अधिक रहेंगे उतने जो है कम्प्लेक्सिटी मतलब कठिन से कठिन कार्य को जल्दी सॉल्व करेंगे। मोर हिडन लेयर इंक्रीज लर्निंग पावर बट आल्सो कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हिडन लेयर जितने अधिक रहेंगे उतने जो है किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और क्या होता है? ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा मेक गुड परफॉर्मेंस। ठीक, क्या करता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी किसी भी जो है किसी भी डेटा के परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता। जैसे इसके एग्जांपल में देखिए, इफ़ यू रीड वर्ड नोटबुक देन इफ़ यू रीड वर्ड नोटबुक देन योर नॉलेज, मतलब इफ़ यू रीड रॉन्ग नोटबुक देन योर नॉलेज आर रॉन्ग और पुअर। यदि आप कोई गलत बुक पढ़ रहे हैं, कोई गलत डिफिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपके पास गलत ही नॉलेज होगा। यदि कोई टीचर आपको गलत किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहा है, किसी डिफिनेशन को गलत बता रहा है तो आप वही गलत चीज़ तो पढ़ेंगे, तो आपके पास गलत ही नॉलेज होगा। तो इसलिए ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी, मतलब जो भी चीज़ पढ़ें वह क्वालिटी वाला रहे। ठीक है, ये फैक्टर हैं आपके बैक प्रोपोगेशन के। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, एरर को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, तो ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी है ये। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी, नंबर ऑफ हिडन लेयर एंड लर्निंग रेट, ये आपका हो गया। आपका अगला आता है, इसमें देखिए क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन। फिर इसमें क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन अफेक्ट्स ऑफ लर्निंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? आपके स्पीड को और एक्यूरेसी को जो चेक करता है। यदि वह सभी सही है तो यस कर देता है और नहीं सही है तो नो कर देता है। इसमें फाइनली जो है डिसीजन होता है कि वह सही है या गलत। और ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। इसको देखिए, ओवर फिटिंग मीन्स रीड डेटा, रट्टा मारना। यदि आप किसी भी टॉपिक को रट्टा मार रहे हैं तो क्या होगा कि रट जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएगा। बट अंडर फिटिंग रीड डेटा विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यदि आप कोई रट्टा मार रहे हैं तो आपका ओवर फिटिंग है और बाद में भूल जाएगा। और यदि आप किसी को जो है समझ के पढ़ रहे हैं, कैसे, जैसे जो लिखा है आप उसको पढ़ लिए, उस टाइम पे तो समझ में आ गया, बट आप अपने अनुसार उसको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं तो क्या हुआ कि वह बाद में दिक्कत करेगा, नहीं समझ में आएगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो ये होता अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग रट्टा मारना, अंडर फिटिंग मतलब उसको समझना बट अच्छे से नहीं समझना। ठीक है, और अगला आपका था एप्लीकेशन ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। ये क्या होता है? इसकी एप्लीकेशन ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। इसकी डिफिनेशन पढ़िए, एप्लीकेशन ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज टू सॉल्व कम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम। ये क्या करता है? किसी भी कम्प्लेक्स मतलब कठिन कार्य को सॉल्व करता है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है। दैट नॉट सॉल्व पॉसिबल फ्रॉम सिंगल लेयर, मतलब जो सिंगल लेयर में पॉसिबल नहीं हो पाता उसको मल्टी लेयर में सॉल्व करता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है आप पढ़िए, देखिए। मेजर एप्लीकेशन मतलब मेजर एप्लीकेशन, बहुत एप्लीकेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन मतलब ये होता है कि एमएलपी मल्टी लेयर प्रोपोगेशन इज यूज टू रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड पैटर्न। से क्या करता है? इमेज को, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता, समझता है। जैसे फ़ोन में मैं फेस लॉक लगाता हूँ तो वो क्या करता है? फेस लॉक को रिकॉग्नाइज करता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मतलब ये है, जैसे एलेक्सा है कैमरा, उसको मैं जो भी बोलता हूँ तो क्या करता है? मेरे जो है
वॉइस को वह कन्वर्ट करता है कमांड में, फिर वो उसको समझता है, फिर उसका आंसर देता है। जैसे गूगल से मैं बोलता हूँ कि हाय गूगल कैसे हो, तो गूगल क्या करता है, मेरे वॉइस को समझता है, फिर उसका जो है आंसर देता है। जैसे चैट जीपीटी से मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, तो बताता है कि आई एम फाइन, ठीक है। तो मेरी आवाज़ को क्या करता है, वह समझता है, फिर उसको रिकॉग्नाइज करके जो है फिर आंसर देता है कि मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। तो ये सभी न्यूरल नेटवर्क के अंदर आते हैं। बाकी अगला क्या है, हैंड राइट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ये भी एक इसके जो एप्लीकेशन है कि जो भी मैं बैंकों में चेक को लिखता हूँ, साइन करता हूँ, तो वो जो है किसी डिवाइस के द्वारा चेक किया जाता है कि क्या वो जो है सही है या गलत, आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो मैं साइन किया हूँ क्या सही है या गलत, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। बाकी अगला टॉपिक है वेदर प्रोसेसिंग। इसमें जो है मौसम की जो है जानकारी की जाती है। एमएलपी प्रिडिक्ट वेदर यूजिंग पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट वेदर, मतलब आज के दिन में कैसा मौसम था, किस प्रकार का था, इसी को लेकर आप नेक्स्ट डे के लिए जो है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन मतलब भविष्य का वाणी करना, वेदर फॉरकास्टिंग इसके अंदर आता है। अगला स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब स्टॉक मार्केट में किस शेयर का प्राइस आज कैसा था, कल उसका क्या होने वाला है, तो ये सब जो है प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, किसी अंदर आता है एप्लीकेशन ऑफ बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। तो चलिए आपका कंप्लीट हो गया आपका यूनिट सेकंड, आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है, 56 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लोग यदि यूनिट फर्स्ट को नहीं देखें तो आप सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद आप यूनिट सेकंड को देखिए। दोनों यूनिट देखने के बाद आपका जो है कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जो है समझ में आ जाएगा। और किसी प्रकार कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं उसका भी जो है वीडियो बनाऊँगा ईजी वे में। अब इसके बाद मेरा कौन सा वीडियो आएगा, यूनिट 3 का फजी लॉजिक 1, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे है फजी लॉजिक 1 और फजी लॉजिक 2। तो इसके बाद मेरा वीडियो आने वाला है यूनिट 3 का, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल।